अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रोक यानी फालिज की। इसकी इब्तदाई अलामात, इब्तदाई तशख़ीस क्यों ज़रूरी है और इसमें क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज हम इनके बारे में आपको गाइड करेंगे। फालिज का अटैक होता कैसे है? जब हमारे ब्रेन में जो ब्लड फ्लो होता है वो इंटरप्टेड होता है। कोई वेसल्स जो होती हैं उनमें कोई क्लॉट आ जाता है, कोई थ्रम्बस फॉर्मेशन हो जाती है, या फिर जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की रगें, वो फट जाती हैं। की वजह से हमारे दिमाग के वो हिस्से जो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी फंक्शनिंग में न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ जाते हैं और ये फालिज के पहले हमले के 24 घंटे के अंदर ही अलामात नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे इनकी कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिनकी बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक पेशेंट को फालिज का अटैक हुआ है। इसके लिए हम कुछ असेसमेंट करते हैं। हम पेशेंट को कहेंगे कि वो खड़ा हो और बिल्कुल अगर हमें फ़ील हो कि उसको बैलेंस होने में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक फ़र्स्ट मार्कर हो सकता है स्ट्रोक की आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर पेशेंट को डबल विजन नज़र आ रहा है या एकदम सडनली उसको विजनरी लॉस की कंप्लेन है, तो इट्स विल बी अ सेकेंड मार्कर फॉर स्ट्रोक आइडेंटिफिकेशन। अगर आप पेशेंट को कहते हो कि वो स्माइल करे और वो उसका फेस एक साइड पे ड्रॉप कर रहा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइन हो सकता है स्ट्रोक का। वह कुछ और भी अलामात हैं जिसमें फेशियल डेविएशंस हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। स्लर स्पीच है, पेशेंट को नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। उसकी बॉडी साइड की वीकनेसेस हैं और लॉस ऑफ बैलेंस है, जैसे हमने इसके बारे में अभी बात की है। वर्टिगो है, फेडिंग है, या रोटेशनल की फीलिंग आ रही है उसको कि सारी चीज़ें आसपास की घूम रही हैं। तो इस चीज़ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें सारे जो सिम्टम्स हैं वो अगर उनका सडन ऑनसेट है तो ये मार्क करता है स्ट्रोक को। स्ट्रोक की टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ इस्केमिक स्ट्रोक एंड अदर वन इज़ हेमराजिक स्ट्रोक। 88% of all stroke will come under category of ischemic stroke, or it causes are obesity, diabetes, physical inactivities, cancer, pulmonary diseases, and the most important is hypertension, arterial fibrillation, heart failure, smoking. Another important cause alcohol consumption and metabolic syndromes. In ischemic stroke, there are thrombus formation in small brain arteries, and maybe there is a emboli in the heart and other arteries which may travel to the brain and where they cause oxygen deprivation and ischemic stroke. Other type is hemorrhagic stroke. 12% of all stroke under the category of hemorrhagic stroke. Its most important cause is hypertension. आपने अक्सर सुना होगा कि दिमाग की रगें फट गई हैं जब बीपी हाई हुआ। इसके अलावा ड्रग एब्यूज़ में भी ये कॉमन है। कोई ट्रॉमा हुआ, आप गिरे, आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुए, सर पे चोट लग गई, तो उसकी वजह से भी आपके मतलब डायरेक्टली आपके दिमाग पे वो असर हुआ, प्रेशर हुआ, जिसकी वजह से आर्टरीज रप्चर हुई। इसके अलावा ट्यूमर्स हैं, वो भी ब्रेन की स्पेस को ऑक्यूपाइड करते हैं और जो दूसरी आर्टरीज होती हैं सराउंडिंग की, उनको प्रेस करते हैं। सम कोगुलेशन डिसऑर्डर्स अंडर आल्सो दिस कैटेगरी। एंड स्ट्रोक में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम इज़ ब्रेन, बिकॉज ब्रेन सेल लैक न्यूट्रेंट एंड दे स्टार्ट डाइंग। आप जितनी जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल लेके आते हैं स्ट्रोक के बाद, उसके उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो रिकवर कर जाएगा इस स्ट्रोक के अटैक के बाद। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रोक जिस टाइम हुआ 24 घंटे के अंदर वाला फेज़ हाइपर एक्यूट फेज़ कहलाता है, और आप अगर इसी फेज़ में पेशेंट को ले आएँ और फर्स्ट 4 आवर्स के अंदर ही एक RTPA इंजेक्शन होता है जो कि लगने से पेशेंट सेफ़ हो सकता है स्ट्रोक को के वर्सन होने से। बात करते हैं वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से फालिज हो सकता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मोटापा, स्ट्रेस, ज़हनी दबाव, कोई हार्ट डिजीज़ और जिसमें वैसे ही हेल्थ कंडीशन कंप्रोमाइज़्ड होती हैं, डायबिटीज़, शुगर के पेशेंट में क्योंकि ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता बॉडी का, तो ज़्यादा चांस होते हैं फालिज के। फिज़िकली अनएक्टिव, हर टाइम बैठे रहना, बैठ के काम करना, घंटों बैठे रहना। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट काज है हाई ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से मोस्टली हेमरेजिक स्ट्रोक होते हैं और दिमाग की शरेयानें फट सकती हैं।
अल्कोहल, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इवन स्मोकिंग अल्कोहल से भी बड़ा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है फालिज में। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन होती हैं जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, फीमेल्स जो इसका इंटेक करती हैं लंबे अरसे तक, वो भी फालिज की एक वजह बन सकता है। बात करेंगे ट्रीटमेंट प्लान्स की। इसमें आप कुछ गोल सेट करते हो, रियलिस्टिकली गोल जिनको अचीव भी किया जा सके। ट्रीटमेंट प्लान्स हैं, कुछ मेडिकेशंस हैं और इसके अलावा थेरेपीज़ हैं जिनमें ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ आती हैं और फिजियोथेरेपीज़ आती हैं। एक्सरसाइजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फालिज के मरीज़ों को दोबारा से रिकवर करने में और उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए। इसमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आती हैं और इसके अलावा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आती हैं और वो बहुत हेल्पफुल होती हैं पेशेंट्स में, स्ट्रोक के पेशेंट में स्पेसिफ़िकली। और फालिज के अटैक के अगर 4 घंटे के अंदर ही आप पेशेंट को हॉस्पिटल ले आते हैं तो क्लॉट को डिज़ोल्व करने वाली मेडिसिन्स होती हैं, कुछ थ्रोम्बोलाइटिक इंजेक्शंस होते हैं आरटीपीए, और वो दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं ब्लड सप्लाई को और दोबारा से आपका पेशेंट जो है वो स्ट्रोक के फेज़ में से निकल सकता है। लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट देन अगेन वही बात कि टाइम इज़ ब्रेन, कि आप जितनी जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल ला सकते हैं उतनी जल्दी लाएं, क्योंकि एक टाइम मार्जिन के बाद वो मेडिसिन इंजेक्ट नहीं हो सकती पेशेंट को अगर वो एक्यूट फेज़ गुजर जाए उसका। अगर पेशेंट को कोई कोमॉर्बिड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो बीपी के मरीज़ हैं तो बहुत ज़रूरी है कि अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखा जाए। अगर वो शुगर पेशेंट हैं तो शुगर मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि फ़र्दर आपके ब्रेन को अफेक्ट ना हो। इसके अलावा आप जो फालिज के मरीज़ हैं उनमें स्वालो करने के भी इश्यूज़ आ रहे होते हैं कि वो प्रॉपर से ठीक से निकल नहीं पा रहे होते। इवन पानी पीना भी उनके लिए एक इशू बन रहा होता है। तो इसके लिए गाइडलाइंस यही हैं कि हमेशा पेशेंट को 30 डिग्री बेड साइड एलिवेट करके और बिठा के पहले उसको ट्रायल फीडिंग दें एक स्पून से, और अगर कफ़ की शिकायत हो तो उसको फिर बेहतर यही है कि उसे कुछ ना दें वरना वो चोक कर सकता है। स्ट्रोक मैनेजमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट, रिहैब फिजियाट्रिस्ट सब इन्वॉल्व होते हैं और सब एक टीम की तरह मैनेज करते हैं एक फालिज के मरीज़ को। स्पीच थेरेपिस्ट उनको स्पीच के सेशंस होते हैं और उनके जो निगलने के इश्यूज़ आ रहे होते हैं उन पे काम कर रहे होते हैं, और इसके अलावा जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं उनको ऑक्यूपेशनल असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट उनको एक्सरसाइजेस करवा रहे होते हैं जिनमें स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती हैं और वो उनको नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं डेली लाइफ की तरफ। रिहैब के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं जिनसे वो उनमें कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट किया जा रहा होता है। टेक होम मैसेज के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल।